अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा, और इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की जंग के बाद का माहौल है, उसमें दिन ब दिन कशीदगी भी आ रही है। कहें सालिसी का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखे हुए है, लेकिन झड़पें भी हो रही हैं और अटैक्स हो रहे हैं। इसका मुस्तकिल जो हल है वो कैसे निकलेगा, डायलॉग की तरफ मामला जाएंगे या नहीं। और जब मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर इस वाले से चूँकि अब हौसी जो अटैक्स कर रहे हैं, सऊदीया को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं और फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की सऊदी अरब के सालमियत के हवाले से कोई बात होगी तो हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे और उनका साथ देंगे। दूसरी तरफ ज़ाहिर इस पूरे खित्ते के मुस्तक़बिल का मामला है, और पाकिस्तान चूँकि दोनों तरफ, चाहे ईरान का मामला हो या फिर सऊदीया का, पाकिस्तान की बड़ी एक मुश्किल पोजीशन है, और पाकिस्तान को इस पोजीशन को बरकरार भी रखना है, सालिसी का किरदार भी अदा करना है। जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं और ख़ुद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मायदा हुआ था, उस मायदे के वाले से भी आज जो सदर ट्रंप की तरफ से बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल की हिमायत करेंगे तो ये जो जौहरी मायदा है वो कंटिन्यू हो सकता है। ये कितना अलार्मिंग है और ये क्या मैसेज है ओवरऑल जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब नईम कुरैशी साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, सीनियर तजियाकार हैं। कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। नाइला चौहान साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया। कैसे गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं मामलात? किसी हद तक जो वो कहते हैं वार में फोगी वेदर होता है, वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होता है तो कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है, और हालिया जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने है। मुस्तकिल अमन कैसे मुमकिन होगा? और ये जो एक नई टेंशन क्रिएट हो रही है, गौसी जिस तरह एक्टिव हो रहे हैं, और ये खदशा था पहले भी, अब ये कितना अलार्मिंग होगा इस पूरे खित्ते के लिए? कुरैशी साहब। अच्छा, आप मुझसे पूछें। जी शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि अगर ईरान ने जो है वो हौसियों को इस्तेमाल किया और बाब अल मंदब को बंद करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि आलमी तेल की जो 12% तरसील है वो बाब अल मंदब से होती है। और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया होगा, क्योंकि फिर तमाम लोगों को नहर सुएज की तरफ या अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। इसमें ज़ाहिर है कि टाइम भी लगेगा और मालियत जो है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि इससे पाकिस्तान बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। हरचंद के पाकिस्तान ने एक मुआहदा सऊदी अरब के साथ जरूर किया है, लेकिन ईरान के खिलाफ सऊदीया का खुल के साथ देने या जंग का हिस्सा बन जाना भी पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल होगी। इसीलिए पाकिस्तान की बड़ी भरपूर कोशिश है कि मामला जो है वो सांसी के जरिए हल हो जाए, और किसी तरह चाहे मुख्तसर वक्त के लिए सही लेकिन जंग बंदी हो जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अमेरिका की और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो हमें ख्वाहिश नजर आती है। आप देखिए कि कल जो है वो एक बिल पास हुआ है जो नेशनल डिफेंस ऑथराइज एक्ट कहलाता है, और उसमें 1.1 ट्रिलियन जो है डॉलर मंजूर किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो इस रीजन में अपनी जंगी सलाहियतें भी बढ़ाना चाहता है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं हो रहा। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अमेरिका के जहन में चाइना भी है, और चाइना जो है वो इस फ्रेमवर्क में है कि चाइना का भी रास्ता रोका जाए। आपको पता है कि वेनेजुएला के जरिए जो है चाइना का एक तेल का बहुत बड़ा जखीरा, एक बहुत बड़ी उनकी इम्पोर्ट थी वेनेजुएला से, वो भी डिस्टर्ब हो गई है। जाहिर है कि अब तेल पर जो है वो पूरी तरह अमेरिका काबिज हो गया है। इसी तरह जाहिर है कि ईरान से भी जो है वो चाइना तेल ले रहा था, वो भी डिस्टर्ब है। तो इस वजह से सूरत हाल चाइना के लिए भी मुश्किल होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पे हमारी
जो कोशिशें हैं सालिसी की, अगर वो कामयाब नहीं होती तो दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो इस जंग से जो है वो मुतासिर हो सकती है। फौरी तौर पे तो आप देख रहे हैं कि हम तेल की तरसील से कितने मुतासिर हैं कि तेल की कीमतें जो है वो मुस्तकिल हुकूमत बढ़ाई चली जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद हुकूमत ने इस जंग के इस हिस्से को भी जो है ना वो एक प्राइसेस बढ़ाने का बहाना कर दिया। बहाना मिल गया और अब तो क्रश साहब डेली बेसिस पे ये अपडेट कर रहे हैं और ये एक नई अजियत आ गई है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। नायला चौहान साहिबा, जी नायला चौहान साहिबा, आप किस तरह देखती हैं? अब अक़वाम मुत्तहिदा भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। आज बयान आया है जनरल सेक्रेटरी का, वो कहते हैं कि जी मशरिक़ वस्ता की सूरत काबू से बाहर हो रही है, फौरी जंग बंदी करनी होगी, नहीं तो संगीन इसके नताइज आ सकते हैं। आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखती हैं इंटरनेशनल अरीना में? चूँकि जिस तरह की तेज़ी से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, महंगाई तो अपनी जगह, बहुत सारे ममालिक जो हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर ये जंगें इसी तरह चलती रहीं। बावजूद इसके कि अब ज़ाहिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और जो पाकिस्तान ने सालसी की कोशिश की, एक ख़तरनाक जंग टली ज़रूर है लेकिन उसके जो बादल हैं अभी भी मंडला रहे हैं। नायला चौहान साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जंग के बादल छाए हुए हैं अब बरसने को तैयार है। अमेरिका का अपना एजेंडा है, इजराइल का अलग एजेंडा है, ईरान का अलग एजेंडा है, गल्फ कंट्रीज का अलग एजेंडा है जी और चीन और रूस का अलग एजेंडा है। तो ये सारे जो है ये अहम प्लेयर्स हैं इस पूरे खित्ते में और इसमें इंडिया का भी अपना एजेंडा है। वी शुडंट फॉरगेट इंडिया आइडर। तो इस वक्त जो है देयर आर स्पॉयलर्स जो डू वांट टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स के खप डालो और उससे वो इक्तिसादी फवाद ले रहे हैं। उनको फायदा हो रहा है उसमें, इसलिए वो जंग करना चाह रहे हैं। इसमें अमेरिका भी है, इसमें इजराइल भी है, लेकिन नुकसान जो है वो गल्फ कंट्रीज का हो रहा है। ऑब्वियसली ईरान भी जो है बहुत जर्ब खा रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी इस तरह कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं, जो कि उनकी कोशिश। तो इस वक्त जो है जहाँ तक पाकिस्तान का रोल है, हमने तो बड़े गैर जानिबदाराना अंदाज से सारी पार्टीज को टेबल पे भी लाया और जब वायलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसने भी सबको कहा कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, आप इतना ना फैलें कि वो जंग से काबू में ना आ सके। अब हुतीज का सऊदीज के साथ काफी अच्छे का जो है वो मसला है और आपने मेरे ख्याल में जब साइन किया था डिफेंस अलायंस कि सऊदी अरेबिया पे जो है हमला हुआ तो हम उसे पाकिस्तान पे हमला समझेंगे, तो सऊदी अरेबिया ने भी कहा था कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हम वो सऊदी अरेबिया पे समझेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि सिंदूर हुआ तो उसमें किस तरह से जो है नायला चौहान साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं और इसी अज़्म का आज इज़हार वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि हम यही समझेंगे। आज भी वही इस पे स्टैंड कर रहे हैं, गो के सऊदी हमारे साथ नहीं था। एग्जैक्टली तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखना है और जिस तरह सऊदी ने भी उनका इंडिया से भी बहुत अच्छे रवाबित है, तो उन्होंने जंग में जो है कहा था कि दोनों पार्टी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें और हम भी सारी पार्टी को कह रहे हैं कि जंग में रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस जंग में फिजिकली शामिल होना चाहिए, हमारा रोल सालसी तक ही रहना चाहिए क्योंकि उसमें फिर ये आग भड़केगी तो बहुत भड़केगी और आपके एक तरफ डायरेक्ट नेबर है और दूसरी तरफ आपका रूहानी मजहबी मोहब्बत है। सो आपको बहुत ही केयरफुली अपने इंटरेस्ट को असेस करना है और उसके बाद ये फैसला करना है कि हम इसमें किस तरह से अपना सालसी का रोल जारी रख सकते हैं कि खित्ते में अमन आए, मासूम जाने जाना जो है वो हम उसे रोक सकें। दुरुस्त कह रही हैं आप। क्रश साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं,
मामलात उसी तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर है इसका प्रेशर आलमी मार्केट में भी आ रहा है, तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं, उसके बाद फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। पाकिस्तान ऑलरेडी सर्वाइवल मोड पे है। दूसरा ये कि हम इन सारी, जिस तरह अभी नायला चौहान साहिबा भी कह रही थी कि कौमी मफाद सबसे पहले होना चाहिए। अब हम जिंदा रहेंगे तो हम किसी दूसरे मुल्क के लिए भी कोई कारआमद रहेंगे, हमें हमारा मुल्क पहले बचाना है। वो ज़ाहिर आपने भी आप ट्रैवल करते हैं, अटेंड योर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर माँ जो है वो बच्चे को ऑक्सीजन लगाने के चक्कर में खुद नहीं लगाएगी तो बच्चे को कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे बचाएगी। तो यहाँ पे भी मसला ये है कि हमारी इतनी बड़ी काविशें हैं, उसके बावजूद हम माली तौर पे फ़ायदा उठाने में उस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह हमें होना चाहिए था। आज भी अगर हम पॉलिसी अपनी ठीक करें तो क्या हम इस सारे बहरान से हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, प्लस ये है कि चाहे सऊदी अरब का मामला हो या ईरान का, हम उनका साथ भी दे सकते हैं। कुरैशी साहब देखिए, यकीनन ये एक पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन इसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जो आपने फरमाया कि क्या सालसी के जो किरदार हमने अदा किया, क्या उसके नतीजे में इस सारी सूरत हाल का जो पाकिस्तान को सिफारती सतह पे कहा जाता है कि बड़ी कामयाबियां मिली है, तो क्या हमने उन सिफारती कामयाबियों के नतीजे में कुछ हासिल किया और क्या हमने कोई ऐसा रास्ता अपनाया कि हम कुछ हासिल कर सके? तो उस हवाले से मुझे बड़ी मायूसी होती है, और मायूसी अपनी इंतहा को उस वक्त पहुंच गई जब हुकूमत ने अमेरिका से सिर्फ 10 अरब डॉलर का कर्जा ही मांग लिया, उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सके। कर्जे तो आमतौर पे हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक से मांगती ही रहती है जी। और मानना इसलिए पड़ रहा है कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान को हर साल 19 अरब डॉलर जो है वो कर्ज की अदायगी करनी है, और उसके अलावा जो है दीगर कर्जे जो है वो अलहदा हैं। तो तकरीबन ये 57 बिलियन डॉलर्स बनते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल में हमें ये मुख्तसर से वक्त में देने हैं और हमारी माली पोजीशन जो है वो नहीं है। लेकिन देखिए, जंग का मतलब ये नहीं था या सालसी का मकसद ये नहीं था कि लोग हम पे डॉलरों की बारिश कर देंगे। जब तक हुकूमत मईशत पे तवज्जो नहीं देगी, अपनी मुकामी मईशत पे तवज्जो नहीं देगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अगर हम किसानों के साथ जो कुछ भी हमने किया, अगर हम वही रवैया रखेंगे जो हमने अपनी इंडस्ट्री के साथ किया हुआ है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स रेट है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस महंगी है, पाकिस्तान में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, इस पूरे खित्ते में इतना टैक्स नहीं है इंडस्ट्री पे जितना पाकिस्तान में, इस पूरे खित्ते में बिजली महंगी है, पूरे खित्ते में गैस पाकिस्तान में महंगी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कारोबार फल फूल नहीं रहा, हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ रही, हम एक्सपोर्ट में कोई नुमाया काम नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम किस तरह निकलेंगे, अपने हालात को किस तरह दुरुस्त करेंगे, तो उसका वाहिद रास्ता यह है कि हम अपनी मईशत पर तवज्जो दें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम ये समझें कि हमें अगर कहीं से कर्जा मिल जाएगा तो हमारा 1 साल और गुजर जाएगा। लेकिन हम क्यों किसी से कर्जा मांगे? हम जब बात कर रहे हैं और बात कर रहे थे माजी में, आपने देखा ईरान के ऊपर तो आज से तो नहीं, बहुत अरसे से पाबंदियां लगी हुई हैं। वो तेल बेच रहा था दुबई को भी, वो तेल बेच रहा था चीन को भी, शैडो नेटवर्क वो अपना चला रहा था, उसी से वो सर्वाइव कर रहे थे अब तक जो उन्होंने किया। हम कोई इस तरह की डील, हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? हम जो जिस तरफ आप खुद इशारा भी कर रहे थे, ये वो रास्ता है जो हमें बचा सकता है। नायला चौहान साहिबा, हम क्यों अपनी पॉलिसीज़ को इधर कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्यों हमारी जो सफारती कामयाबियाँ होती हैं उनका कन्वर्जन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बच्चा एमफिल कर लेता है तो वो फिर कन्वर्ट करता है अपनी डिग्री को पीएचडी में, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम किसी एक ब्लॉक में जाते हैं तो दूसरे मुल्क को नाराज़ करके जाते हैं, हम ऐड ऑन नहीं करते, हम माइनस प्लस माइनस पे ही खड़े रहते हैं। नायला साहिबा बहुत शुक्रिया। ये एमफिल से पीएचडी की कन्वर्जन मुझे समझ नहीं आई क्योंकि इधर सालसी की बात हो रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सालसी उसके बदले में देखें दुनिया फायदा उठे। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, वो रूस के साथ भी चलता रहा, वो अमेरिका के साथ भी चलता रहा, उसने रूस को शटअप कॉल नहीं दी और ट्रेड उसकी वहां पे चलती रही। हम रास्ता छोड़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर हम बाद में हमें याद आती है कि हमें इसको भी दोस्त बनाना है, उसको भी। देखिए, आप मसला ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत कामयाब है, लेकिन जैसे पितरस बुखारी ने कहा था कि कोई भी डिप्लोमेट अपने मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। जी।
तो जब तक आपके मुल्क के अंदर के हालात सही नहीं होते, आप जितनी मर्जी डिप्लोमेसी कर ले, आपको वो सब्सटेंस नहीं होता। और वो सब्सटेंस आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पॉलिसीज से होता है। इस वक्त आप देखें कि एक जमाना था कि आप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कंट्रीज में शामिल होते थे जनाब। आपका जो है रेवेन्यू 49% एग्रीकल्चर से आता था, हालांकि 20% जो है वो आपका अब जीडीपी का हिस्सा बन गया है। तो आप सोचें कि कितना आप अपने एग्रीकल्चर में ही गिर गए। फिर आपके यहाँ जो माफियाज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल माफिया है या शुगर माफिया है या ऑटोमोबाइल माफिया है, यू नेम इट, IPPs हैं, हर तरह से आपके अंदर ही आपकी दीमक आपको खा रही है। तो आप बाहर सालसी की क्या बात करेंगे? तो डिप्लोमेसी आपकी टॉप ऑफ द क्लास है, आपके बेस्ट बंदे फॉरेन सर्विस में आते हैं विद इंटेग्रिटी, लेकिन वो गरीब क्या कर सकता है जब आपके अपने घर में दीमक लगी हुई हो? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कुरैशी साहब। बात वो ये ना कि हम जिस तरह लायला साहब भी कह रही हैं, आप भी कह रहे थे, बट मसला ये है कि जब तक आप डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज हमारे हल नहीं होंगे, फिर ट्रेड पॉलिसी हमारी बेहतर होगी तो ही बाहर से जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसको भी यहाँ पे अच्छा साजगार, जिसको हम हमेशा हमारे कुरान तो कहते हैं कि हम फ्रेंडली माहौल देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाते। वो देंगे तो ही बात बनेगी। और दूसरा ये कि अगेन ट्रेड डिप्लोमेसी तो हमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। एग्रीकल्चर की मिसाल दी लायला चौहान साहिबा ने, वहाँ पे भी हम मार खा गए हैं। टूरिज़्म हमारे पास था, वो ज़रा जब पीस नहीं होगा तो टूरिज़्म भी किल हो जाता है। देखिए, बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, हमारी मईशत को भी इस्तेकाम हासिल नहीं होगा। और 4 साल हो गए इस हुकूमत को, लेकिन ये सियासी इस्तेकाम हासिल करने में नाकाम हो गए। हकीकत यह है कि हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसे अवाम का एतमाद हासिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मामला यह है कि हमारा अजीब व गरीब मिजाज है। हम आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जो है वो लोगों की तारीफों के पुल बांध देते हैं। हम सिफारती कामयाबियों पे, सालसी पे इतने हमने डोंगरे बरसाए कि हम भूल गए कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं और हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन यकतरफा तौर पे जो है वो मीडिया भी तारीफों के पुल बांधता है। हमारे मिजाज में तारीफें बेइंतहा हैं और यही वजह है कि हम पिछले 6 महीने से यही कहते रहे, जबकि मैं हर प्रोग्राम में ये कहता रहा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा। सारी चीजें जो है घूम फिर के आती हैं मईशत पे, और मईशत के लिए हुकूमत आप देखें कि सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में बुरी तरह नाकाम रही है। और आज हुकूमत खुद एतराफ करती है कि वो बैरूनी सरमायाकारी नहीं लाए। तो फिर ऐसी सिफारतकारी को या सिफारती कामयाबियों को हमने क्या करना है? सालसी में जो हमने किरदार अदा किया, अगर वो अच्छा किरदार था और अगर बकौल आपके कि पाकिस्तान पहले, तो अगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इस्तेकाम को ही फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी सालसी का भी क्या फायदा है? तो मकसद ये है कहने का कि असल बात ये है कि हमें हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो कुछ पाकिस्तान में भी तवज्जो दे, पाकिस्तान की मईशत पे भी तवज्जो दे। ये आप देखें, पेट्रोल की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हमने ये पेट्रोल की पॉलिसी बनाई है, इससे आम पाकिस्तानी तबाहाल हो रहा है, इससे ट्रेड मुतासिर हो रही है। जाहिर है कि रोजाना की बुनियाद पर जब आप पैसे बढ़ाते रहेंगे, लेवी बढ़ाते रहेंगे, तो लोगों का क्या हाल होगा। और ये सारे मामलात आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलके तय कर लेते हैं, पेट्रोल पंप ओनर्स के साथ मिलके तय कर लेते हैं, उनके मार्जिन बढ़ा देते हैं। चंद हजार पेट्रोल पंप्स के मालिकान जो हैं वो हड़ताल की धमकी देते हैं, तो हुकूमत उनके मुतालबात मान लेती है। लेकिन इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस 3 दिन में आज चौथा दिन है, और चौथे दिन में आप देखें कि पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई है, डीजल की प्राइस कितनी बढ़ गई। पेट्रोल, कल मिट्टी का तेल 7 रुपए बढ़ा दिया, लेकिन एक आवाज नहीं आती। कोई शख्स हुकूमत से मुतालबा नहीं करता, कोई अपोजिशन इस मुल्क में बाकी नहीं बची है, कोई अदालत नोटिस नहीं लेती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम मुश्किल का शिकार हैं। लेकिन हमने एक आसान नुस्खा ढूंढा हुआ है,
और वो ये है कि हुकूमत कभी इससे उधार लेती है, कभी उससे कर्ज मांगती है, तो कभी कैसा उससे कर्ज मांगती है। उधार लेके तो काम नहीं चलता ना, एक का उधार लिया, दूसरे को दे दिया, उसका उठाया, तीसरे को दे दिया, तो वो तो ये इस जी हुकूमत जी की पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक। आप देख लें, मुझे एक जुमला आपसे जी जी कह दूं, आपको याद होगा कि किस कदर डोंगरे बरसाते थे लोग SIFC का। मैं पिछले 3 साल से SIFC के बारे में हमेशा पूछ रहा था कि उनकी कोई कारकर्दगी बताएं। आज इस मुल्क में SIFC का कोई नाम नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, और उस वक्त उनकी तारीफों के डोंगरे आप देख लें कितने बरसाए जाते। चले, अल्लाह करे कि ये अब कुछ हमारी- बेहतरी हो जाए। लाला चौहान साहिबा, आपको क्या लगता है, अगेन ज़रा आपका बड़ा सफारती सतह पे एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़रा कन्वर्जन की बार बार बात होती है, हमें डोमेस्टिक इश्यूज भी तो देखने हैं। वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको ख़तरा इसी चीज़ से है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंटरनली भी। ये ठीक होंगे तो ज़रा हम अपनी सफारतकारी का जो एक इमेज है वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सफारतकारी में तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, यस, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी है, और दुनिया में आपकी इज्जत भी है। लेकिन ट्रेड जो है वो आपने जिनके हवाले की हुई है, उनको तो खुद नहीं पता ट्रेड होता क्या है। आप अपने जो है बैंकर्स को लगाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स, उनको इकोनॉमी का पता क्या है? देखिए, हमारा ये कंफ्यूजन है कि बैंकर है तो उसको इकोनॉमी पता होगी। इकोनॉमी और चीज होती है, बैंकिंग और चीज होती है। तो अगर आपने वाकई रिफॉर्म्स लाने हैं, बेशक बहुत लाइक लोग हैं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ उनका, लेकिन वो अपने फील्ड में नहीं, जिसका काम उसी को साझे। देखिए, आप लोहार को अगर सोने का काम दे देंगे तो वो अपने एक हथौड़े में सारी आपकी जूबी तबाह कर देगा। और अगर सुनार लाहौर उसके लोहार का काम करेगा या लोहार को सियासतदान बना देंगे। बस ये भी कमाल है ना, फिर क्या करें। मैडम साहिबा जो कह रही है मैंने उसे इंडोर्स किया है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप हमारे नाज़रीन भी बड़े सियाने हैं, समझ गए। तो बस आप दुआ कर सकते हैं। लाला चौहान साहबा को भी अब आगे अल्फाज नहीं मिल रहे। नहीं, अल्फाज मुझे मिल रहे हैं जी, डिप्लोमेसी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी आप देखिए। चाइना जब 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन के बाद अपनी आज़ादी की तरफ गया तो उन्होंने कितना अरसा अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया था, और वो अपने बंद करके अपने अंदर रिफॉर्म्स ला रहे थे, ताकि जब वो खुले तो दुनिया शस्त्र रहेगी कि क्या ये वही कौम है जो नशे की हालत में सारे पड़े होते थे, बेरोजगारी थी और ड्रग्स थे और क्या कुछ नहीं था, गुर्बत कितनी थी। अब वही चीन दुनिया की मिसाल बन गया है, पॉवर्टी एलिविएशन में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में। लेकिन उन्होंने पहले अपने घर को सीधा किया, बिल्कुल, उसके बाद वो बाहर आए। जी, तो अगर आपको घर ठीक करना पड़े। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपके लाइटर नोट पे ही हम इख्तिताम करते हैं इस सेगमेंट का कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, और ज़ाहिर किसी बैंकर को आप फाइनेंस मिनिस्टर ना लगाएं। फिर जिस तरह कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, इस तरह के लोगों को अगर आप सियासत में मौका देंगे तो फिर तजर्बात ही होते रहे 78 सालों से, तो वही बदकिस्मती से हो रहे हैं। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी हो सके और मुल्क आगे बढ़ सके। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। बलूचिस्तान इस वक्त डिस्टर्ब है। बलूचिस्तान के अंदर हमारी पाक अफवाज जो हैं वो भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं, अमन अमान बहाल कर रहे हैं। और इस वाले से फील्ड मार्शल ने आज क्या कहा वो उस पर बात करेंगे स्पेशली कि बलूचिस्तान हमारा मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान के अवाम मुहिब वतन अवाम हैं और यही हमारा सरमाया। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और इन वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी। मुस्तंग में गाड़ी पर फायरिंग हुई, सेशन जज समेत 2 अफराद जहाँ बहक हुए और हमारी फोर्सेस जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन इन ख्वारिजियों के ख़िलाफ़ कर रही हैं। दहशतगर्दी में जो मुलविस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। सूबे में अमन अमान के हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका हल क्या है और कैसे
नबरज़वा हूँ। इस हवाले से आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगे और इस हवाले से जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनकी जो मुहिब वतन होने का सबूत ये है कि वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और वो सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हो रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन कायम करेंगे। वो शुरा से आज ख़िताब कर रहे थे। इसके अलावा बलूचिस्तान चूँकि पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है और जब हम गवादर की बात करते हैं और सी पैक की बात करते हैं उसकी वजह से पूरा ये गेम चेंजर साबित होगा। इस खित्ते की जो डेवलपमेंट है, खित्ते का जो मुस्तकबिल है उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत जो है वो इसके पीछे जो साजिशें कर रहा है और वही ये लोगों को पीछे से रॉ फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उस वाले से गुफ्तगू भी हुई और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं, बलूचिस्तान की जो आम आवाम है वो अपने फोर्सेस के साथ खड़ेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है संगीन खान ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। संगीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान के हालात? वाक़यात तो वहाँ पर हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के हवाले से काम भी हो रहा है। दूसरा, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा आज GHQ में मौजूद थे। उन्होंने फील्ड मार्शल से बड़ी ज़बरदस्त सेशन रहा। उसके बाद जो इलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया गया कि किसी भी तरह जो भी वहाँ पे दहशतगर्द रह गए हैं या उनके सहूलतकार वहाँ पे मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी, देर पा अमन होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इसके अमन अमान के वाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, ये बहुत ही खुशाइंद एक इंटरैक्टिव सेशन था विद फील्ड मार्शल। बलूचिस्तान के जितने भी शुरुआत थे तो पहली बात ये पे क्लैरिटी थी, यानी कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पोजीशन पे खड़े हैं कि देयर वुड बी जीरो स्पेस, जीरो रूम फॉर द टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर्स। पहली बात। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि बलूचिस्तान के लोग मुहिबुल वतन है और मेहनती है और बलूचिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप देखें अक्रॉस द बॉर्डर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 90% ऑफ बलूचिस्तान रियासत के खिलाफ खड़ी है, तो उस एक गलत बयानी की नफी की गई है और इसका बाकायदा सबूत ये है कि आपको नजर आएंगे कि बलूच सन ऑफ द सॉइल आपको फौज पाकिस्तान में, आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको पॉलिटिक्स में, आपको सेनेट में, आपको पॉलिसी मेकिंग में, स्पेस टू स्पेस, फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, यू विल फाइंड many Baloch youth, Baloch women will be serving in the service of Pakistan. दूसरी बात, जहाँ तक इश्यूज की बात है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है बलूचिस्तान एक सिक्योरिटी चैलेंज के साथ गुजर रहा है। तो इसका एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में कोई शक नहीं है, हमारा जो मशरकी नेबर है हिंदुस्तान, वो जिस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है और जिस तरीके से वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर में एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से। बट हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस, मिलिट्री लीडरशिप हैज टेकन अ वेरी फर्म पोजीशन कि चाहे टेररिस्ट हो, उनके सहूलतकार हो, चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हो या क्रॉस द बॉर्डर मौजूद हो, तो रियासत को बिल्कुल उस चीज का अंदाजा है एंड दे विल टेक द पोजीशन टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम द स्काउज ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, जिस तरह फील्ड मार्शल ने भी आज बताया, साथ ही साथ समाजी और माशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे हैपनिंग्स भी हो रही हैं, गो के वाक़यात भी हो रहे हैं, ज़रा उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म और टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है। देखिए सर, तो बुनियादी चीज़ ये है, जब हम काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते कॉइन को आती, यानी कि 70% ऑफ द कॉइन वो नॉन मिलिट्री है। अब पाकिस्तान की तारीख जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए,
दे हैव बीन सक्सेसफुल। उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ अपने जो ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन जो पोस्ट मिलिट्री फेज आता है वो तो गवर्नेंस का आता है, वो तो एम्प्लॉयमेंट का आता है, वो आपका जस्टिस सिस्टम का आता है, वो गवर्नेंस का आता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बलूचिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है दे मोर ऑफ दी पॉलिटिकल इश्यूज एंड इट नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। यस, जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं दे नीड्स टू बी हेल्प विद द काइनेटिक ऑप्स, बट मिलिट्री के अलावा जो आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इशू है, आपका एजुकेशन पे इशू, आपका हेल्थ पे इशू है, तो ये सारा मसला एंड ऑफ द डे फिर सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिंस आई माई सेल्फ फ्रॉम बलूचिस्तान में जितनी तरक्की होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। तो ये गलती हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को सीरियसली लेना चाहिए। और फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बलूचिस्तान में जो अल्लाह ताला ने कुदरती मादनियात से नवाजा है, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बट उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी डेल्ट बाय दिस पॉलिसी लीडरशिप। आर्मी ने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं या काउंटर टेररिज्म के हो या काउंटर इंसर्जेंसी के हो, दे हैव बीन सक्सेसफुल। लेकिन लोगों को कैसे इंगेज करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, जस्टिस कैसे देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, रोड बनाने, बिल्कुल सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और इसी के ऊपर आज फील्ड मार्शल ने इसके ऊपर जोर भी दिया। बहुत शुक्रिया संगी खान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत में इस वक्त जेन ज़ी और स्पेशली जब हम काकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं वो किस तरह मोदी सरकार के खिलाफ बगावत और इनकलाब ला रहे हैं और इसका पस मंज़र क्या है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे दिल्ली के हवाले से और ख़ास तौर पे जंतर मंतर और जो इस वक्त काकरोच जनता पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रही है भारत में। भारत का ये प्रोटेस्ट जो है वो इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। नई दिल्ली का जंतर मंतर 18वीं सदी में महाराजा जय सिंह के दोम के बनाया हुआ ये फलकियाती रसदगाह का है और वक्त के साथ ये सियासी धरनों में समाजी तहरीकों और एहतजाज का मरकज़ बन गया। आज भी पर्चे लीक और तालीमी इस्लाहात जैसे मसाइल पर आवाज़ें उठाई जाती हैं। हम आज इसके इस एहतजाज पर तारीख़ और उसका जो तारीख़ी पस मंज़र है, जो मज़हमती पस मंज़र है, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, महाराजा जय सिंह धोम ने 1724 के करीब दिल्ली समेत 5 मकामात पर जंतर मंतर तामीर किए। इसका मकसद वक्त, सितारों और सियारों की गर्दश दुरुस्त हिसाब लगाना था। 1990 की दहाई से पहले दिल्ली में एहतजाज का बड़ा मरकज़ वोट क्लब हुआ करता था। वोट क्लब पर पाबंदी के बाद जंतर मंतर धरनों और मुजाहरों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। जंतर मंतर को 1993 में बाकायदा तौर पर दिल्ली का बुनियादी एहतजाजी मरकज़ बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले तमाम बड़े मुजाहरे इंडिया गेट यानी वोट क्लब के ऊपर हुआ करते थे। 1980 या 90 की बात करें तो उस वक्त शदीद मुजाहरों के बाद हुकूमत ने वोट क्लब पर पाबंदी लगाई। मुजाहिरीन का रुख पार्लियामेंट के करीब वाक़े जंतर मंतर रोड की तरफ मोड़ दिया गया। एक तारीख़ी विरसा होने के साथ साथ जमहूरी एहतजाज की अलामत बन गया। पार्लियामेंट हाउस के करीब होने की वजह से का दबाव मौसर ज़रिया समझा जाता है और अदालतों और इंतज़ामिया की तरफ से धरनों के लिए इस मखसूस कानूनी हैसियत हासिल हो गई। जंतर मंतर का सियासी तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल है। और जब हम किसान तहरीक की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह डिकेट की जो तहरीक थी 1988 की, वो भी यहीं से शुरू हुई थी, जिसने दिल्ली के एहतजाजी मरकज़ की तारीख़ बदल दी। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा बाबा महेंद्र सिंह की क़यादत में लगभग 5 लाख किसानों ने दिल्ली के वोट क्लब और यानी जंतर मंतर के इर्द गिर्द पूरे इलाके का घेराव किया। नरभैया तहरीक जो कि 2012 में दिल्ली में होने वाले हौलनाक गैंग रैप की कहानी है, उसके खिलाफ उठने वाली तहरीक भी हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा खुद ब खुद और ये तमाम जो रद्द-ए-अमल था अवामी मज़ाहिरों में तब्दील हुआ और ये एक तहरीक बनी। हज़ारों तलबा, ख़वातीन और आम शहरियों ने महीनों तक जंतर मंतर पर मोमबत्तियाँ जलाकर और धरने देकर क़वानीन में सख्त तब्दीलियों का मुतालबा किया और उनके ये मुतालबात माने गए। शहरियत तरमीमी कानून, आपको याद होगा, NRC और CAA
मुखालिफ तहरीक भी 2019-20 में यहीं से शुरू हुई थी और उसका मरकज़ गो के शाहीन बाग था, लेकिन सियासी जमातों, तलबा तंजीमों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने जंतर मंतर पर भी इस मुतनाज़ कानून के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर सियासी धरने दिए और रैलियाँ निकाली। अगर हम बात करें वन रैंक वन पेंशन की, और ये भी जो किसान और फ़ौजी मुजाहरे थे 2015 में, इसका मरकज़ भी नाजरीन यही जंतर मंतर था और एक तवील धरना शुरू किया गया जो कि कई महीनों तक जारी रहा। मुल्की सियासी रुख इख्तियार किया इस धरने ने और फिर इस जंतर मंतर को एक तारीखी हैसियत दी और उन्होंने अपने मुतालबात यहाँ से मनवाए। काकरोच जनता पार्टी आज के ज़माने की तारीख है जो कि इस वक्त सड़कों पे है। मामला है नीट का। नीट पेपर लीक का एहतजाज शुरू होता है हालिया दिनों और ये इस वक्त महीनों में मेडिकल इम्तहानी पर्चों के मुबैना लीक होने के ख़िलाफ़ तलबा ने सड़कों का रुख किया और इस वक्त भूख हड़ताल, शदीद मुजाहरे और हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में ओवरसीज़ इंडियंस की भी भरपूर सपोर्ट है इनको, सिविल सोसाइटी की और शोबिस के बड़े सितारों की इनको सपोर्ट हासिल है और इस वक्त वो जंतर मंतर के ऊपर धरना दिए हुए हैं और भरपूर मीडिया, सिविल सोसाइटी, ओवरसीज़ इंडियंस की सपोर्ट हासिल है और ये इनकलाब ला रहे हैं आरएसएस सरकार के ख़िलाफ़। और ये है वो कहानी इस जंतर मंतर की जो तारीख़ी पस मंज़र हमने आपको बयान किया। देखना ये है कि क्या भारत सरकार के लिए और ख़ास तौर पे आरएसएस सरकार के लिए ये एक पहला बारिश का खतरा साबित होगा और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जिस तरह वो लेके आए हैं और इस वक्त नी डाउन हो रही है खुद मोदी सरकार। ये था हमारा इस जंतर मंतर के हवाले से तारीखी पस मंज़र। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।